हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से इंडियन पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। ओके, तो इंडियन पॉलिटी को हम कहां तक पढ़ चुके हैं? तो इंडियन पॉलिटी को हम प्रेसिडेंट में आ चुके हैं। आज की क्लास में हमने प्रेसिडेंट के सारे आर्टिकल कर लिए हैं। और आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हमें प्रेसिडेंट की सारी पावर पढ़नी है, प्रेसिडेंट की सारी शक्तियां पढ़नी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? राष्ट्रपति की शक्तियां। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, आज की क्लास का टॉपिक आप क्या पढ़ने वाले हो। तो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। नहीं दिखाई देता, कोई नहीं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां। अब देखिए, पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति की शक्तियां। अब राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां होती हैं, वो सारी की सारी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके मैं हेडिंग डाल देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। ऑफिशियल पावर, कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति के पास ऑफिशियल पावर होती है, यानी उसके ऑफिस में होने के बाद उसके पास कौन सी शक्तियां होती हैं, उसे ही बोला जाता है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। अब ये तो कोई नया नाम नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आर्टिकल 53 में मैंने यही पढ़ाया था। तो इसके सामने लिख देता हूं मैंने आर्टिकल 53 के अंदर आप लोगों को यही पढ़ाया था। जब राष्ट्रपति के ऑफिशियल पावर यानी वो अपने ऑफिस में होता तो ऑल इंडिया ऑफिस की नियुक्ति करता है। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की ऑफिशियल पावर। मैं आपको पढ़ा चुका हूं आर्टिकल 53 में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अगली। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की अगली शक्ति, जिसका नाम है विधायी शक्तियां। तो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट विधायी शक्तियां। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं विधायी शक्तियां। मैं हेडिंग डाल देता हूं, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां। अब देखिए, जो ये विधायी शक्तियां हैं, जिसको बोला जाता है लेजिस्लेचर पावर। अब ये लेजिस्लेचर पावर क्या है, पहले तो मैं आपको बताता हूं, फिर आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होगी। देखिए, ऑफिशियल पावर का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति अपने ऑफिस में होता है तो उसके हाथ में कौन सी पावर होती है, वो कितने ऑफिस की नियुक्ति करता है, वो आपको मैं पढ़ा चुका हूं। विधायी का मतलब होता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब ये है, जब राष्ट्रपति संसद के अंदर चला जाए, यानी संसद भवन के अंदर बैठा हो, संसद में चला जाए, तो उसको विधायी बोलते हैं। तो संसद के अंदर उसके हाथ में कौन सी पावर होती हैं, वहां पे उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, हमें सारी वहीं की वहीं पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही, तो आप याद रखोगे, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही कोई विधेयक, हस्ताक्षर के साथ ही कोई विधेयक कानून में परिवर्तित होता है। कोई विधेयक कानून में परिवर्तित होता है, वर्तित होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। अब देखिए, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही। देखिए, संसद का काम क्या है, वो किस लिए बनाई है? संसद का काम है कानून को बनाना। अब संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति 3 अंग हैं। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आप लोगों को, यानी प्रीवियस क्लास में। तो देखिए,
जो राष्ट्रपति है ये संसद का एक अभिन्न अंग होता है। राज्यसभा जो राज्यसभा और लोकसभा के बराबर शक्तियां रखता है। कैसे? तो इस लाइन में लिखा हुआ है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही। यानी कोई बिल कैसे बनेगा? अगर कोई विधेयक है वो एक कानून तभी बनता है जब लोकसभा किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दे, फिर राज्यसभा किसी विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर दे और उसके बाद राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर दे तो वो विधेयक कानून बन जाता है। इसका मतलब जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होते तब तक कोई विधेयक कानून नहीं बनता, इसलिए राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद वो विधायी शक्तियों में और क्या क्या होंगी? तो इसके बाद विधायी शक्तियों में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 331, आर्टिकल 331। तो देखिए जो ये आर्टिकल 331 है ये भी इसकी विधायी शक्तियों में आता है। क्यों? जब राष्ट्रपति संसद में होता है तो उसके हाथ में ये पावर होती है। और ये पावर कौन सी है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल। इसके तहत तो क्या होता है? राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में, इसके तहत राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय, 2 अंगल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति करता है। 2 अंगल भारतीय समुदाय के लोगों की नियुक्ति करता है। लोगों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है। तो देखिए मैंने बोर्ड पे ये लिखा है राष्ट्रपति लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय। अब आप ये कहोगे सर ये अंगल भारतीय समुदाय क्या है? तो ये गौर से सुन लीजिए। अंगल का मतलब होता है अंग्रेज, भारतीय का मतलब भारतीय है। यानी जिन भारतीयों ने यूरोपीय व्यक्तियों से शादी कर रखी है, या फिर मैं आपको बता दूं जब हमारा भारत गुलाम हुआ था तो उन अंग्रेजी युवकों ने जिन्होंने भारतीय युवतियों के साथ शादी की, या भारतीय युवक जिन्होंने अंग्रेज युवतियों के साथ शादी की, उन्हीं के जो बच्चे हैं वो अंगल भारतीय कहलाते हैं। तो अंगल भारतीय सदस्यों की 2 की नियुक्ति करता है किसमें? लोकसभा में। तो ये उसकी विधायी शक्ति है आर्टिकल 331 के तहत। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 80। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 80। आर्टिकल 80 में हम क्या पढ़ते हैं? तो इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये भी राष्ट्रपति के पास एक विधायी शक्ति है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब आप ये कहोगे सर ये तो हमारा पढ़ा हुआ है। गौर से सुने, आप लोगों को मैंने आयरलैंड पढ़ाया था तो आयरलैंड में बताया था राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कहां से लिया है? आयरलैंड से। और राष्ट्रपति क्या करता है? किन्हीं भी 12 ख्याति प्राप्त लोगों को, चाहे वो कला, विज्ञान, संस्कृति किसी भी क्षेत्र में हो, उन्हें राज्यसभा में बैठने की अनुमति देता है, मनोनयन करता है आर्टिकल 80 के तहत। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 85। इसमें क्या लिखा होता है? तो इसमें है राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व, राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत। अब गौर से देखिए आर्टिकल 85 में क्या लिखा है? ये भी इसकी विधायी शक्ति है। यानी जब वो संसद में होता है तो मैं आपको बता दूं लोकसभा एक अस्थायी सदन है, 5 साल के लिए नियुक्ति होती है। जैसे 2019 में वोट हुए थे, अब 2024 में वोट होंगे। तो राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, वो लोकसभा को 5 साल पहले खत्म कर सकता है, दोबारा चुनाव करवा सकता है आर्टिकल 85 के तहत। तो ये आप लोगों को इसी में याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद हम पढ़ते हैं ज्वाइंट सेशन। इसी के अंदर हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की नेक्स्ट पावर यानी विधायी शक्तियों के अंदर ही। तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो देखिए मैंने लिखा है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, ये भी इसकी विधायी शक्ति है। और ये हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो ये भी आपको बता सकता हूं, बता देता हूं, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब देखिए यहां पे मैं नोट डाल के क्वेश्चन लिख देता हूं और मैं ये बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके एचएसएससी में पूछा जा चुका है। वो देखिए संसद के दो सत्रों के बीच, आप याद रखोगे संसद के दो सत्रों के बीच, दो सेशन के बीच कम से कम 180 दिन का अंतर हो सकता है। कम से कम 180 दिन का अंतर हो सकता है। कम से कम अधिकतम 180 दिन का अंतर हो सकता है। अधिकतम 180 दिन का अंतर हो सकता है। इसीलिए प्रत्येक साल 2 सत्र बुलाना आवश्यक है। 2 सेशन बुलाना आवश्यक है, बुलाना जरूरी है। अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था प्रत्येक साल में संसद के कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं मिनिमम। तो याद रखें मिनिमम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 180 दिन या 6 महीने का गैप से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो मजबूरी हो जाती है एक साल में 2 सत्र बुलाना। यही आपके एग्जाम में था। और दोनों जो ज्वाइंट सेशन बुलाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर बुलाता है। ये क्या है? इसकी विधायी शक्ति। और इसकी विधायी शक्तियों में हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश। अब देखिए ये राष्ट्रपति का अध्यादेश क्या है, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी बताता हूं। मैंने आपको बार बार ये बताया था। देखिए मैं आपको एक डेफिनेशन बताता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि संसद का काम होता है कानून बनाना। कानून कैसे बनता है? किसी विधेयक को लोकसभा पारित करे, उसी विधेयक को राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे, अंत में राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर दे, कानून बन चुका है। अगर मान लीजिए दोनों सदनों में से एक सदन छुट्टी पे हो, यानी 70 में ना हो, राज्यसभा या लोकसभा में से एक सदन 70 में ना हो, और देश के कल्याण के लिए कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति उनका वेट तो नहीं करेगा। राष्ट्रपति क्या करता है? घोषणा के साथ कानून की बना देता है। राष्ट्रपति की उद्घोषणा से एक कानून बन जाता है, उसी को बोला जाता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। लेकिन वो कानून अधिकतम 6 महीने तक लागू रह सकता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जब वो संसद का सदन सत्र में आ जाए तो उसे 2/3 बहुमत से पारित करना होता है। अगर उसने पारित कर दिया तो वो एक नॉर्मल कानून बन जाएगा। उसने पारित नहीं किया तो अपने बनने के 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जैसे 3 तलाक को अध्यादेश से, राष्ट्रपति की घोषणा से 3 बार वो कानून बनाया गया था अध्यादेश से, क्योंकि उस समय राज्यसभा में बहुमत नहीं था, बाद में वो पारित किया गया है। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद देखिए हम पढ़ते हैं मैं चलो इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी लिख देता हूं, इसके सामने लिख देता हूं। अगर संसद का कोई भी सदन, अगर संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो, सेशन में ना हो, तो राष्ट्रपति लोक कल्याण के लिए घोषणा के साथ कानून बना सकता है।
घोषणा के साथ कानून बना सकता है, कानून बना सकता है। अब देखिए इसका मतलब वही है, अगर संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो और लोक कल्याण के लिए कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो तो राष्ट्रपति अपनी घोषणा के साथ कानून बना सकता है। तो जो राष्ट्रपति है वो अपनी घोषणा के साथ कानून बना सकता है। 1 मिनट, एक टेक्निकल इशू आ गया है। तो मैंने ये बताया था राष्ट्रपति का अध्यादेश जो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ एक कानून माना जाता है वही राष्ट्रपति का अध्यादेश है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। तो देखिए राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। हाँ, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां का मतलब फाइनेंशियल पावर। राष्ट्रपति के हाथ में कौन सी फाइनेंशियल पावर होती हैं तो वो देखिए। तो राष्ट्रपति के हाथ में होती है आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 ये फाइनेंशियल पावर होती है। आर्टिकल 112 में क्या लिखा होता है, इसमें है वित्तीय विवरण, इसमें लिखा होता है वित्तीय विवरण जिसको आप बजट बोलते हो। वैसे बजट शब्द का यूज नहीं हुआ संविधान में, लेकिन ये बजट ही है, वित्तीय विवरण है। यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, यह राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति से ही ये पेश किया जाता है। तो ये राष्ट्रपति के पास पावर है कौन सी, वित्तीय शक्ति। इसके बाद राष्ट्रपति के पास और कौन सी पावर है, आर्टिकल 267। और आर्टिकल 267 में क्या है, कॉन्टीजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड। तो याद रखेंगे आकस्मिक निधि, इससे राष्ट्रपति पैसे निकाल सकता है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति यहां से पैसे निकाल सकता है। तो देखिए ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं, यहां से जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति पैसे निकाल सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखिए मैं यहीं पे नोट के अंदर एक और लिखवा देता हूं, आपने ऐसी एक और सुनी होगी जिसका नाम है संचित निधि। कई बार एग्जाम में वो भी आपसे पूछ ली जाती है, तो वो मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं। आर्टिकल 266 में ही है वो, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि। और यहां से पैसे निकालने की जो पावर है, यहां से पैसे निकालने की जो शक्ति है वो किसके पास है, संसद के पास। वो शक्ति किसके पास है, संसद के पास। तो देखिए ये तो नोट में समझाने के लिए लिखी है, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति आर्टिकल 112, आर्टिकल 267। एक तो वित्तीय विवरण राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा, दूसरा आकस्मिक निधि से पैसे निकालने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और आर्टिकल 266 में संचित निधि है जहां से पैसे निकालने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। अब देखिए जो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां हैं यानी जुडिशरी पावर, राष्ट्रपति किन किन दशाओं में न्याय कर सकता है वो देख लीजिए। तो हम यहां पे पढ़ते हैं आर्टिकल 143, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है, राष्ट्रपति किसी भी विषय पर, तो हम यहां पर पढ़ते हैं राष्ट्रपति किसी भी विषय पर
राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, सलाह मांग सकता है। लेकिन ये सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। यह सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाधित नहीं होता, राष्ट्रपति फोर्सेबल नहीं होता, बाध्य नहीं होता। तो याद रखेंगे, ये सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। तो आर्टिकल 143 में यही लिखा है राष्ट्रपति किसी भी विषय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कोई सलाह मांग सकता है, लेकिन ये सलाह मानने के लिए जो राष्ट्रपति है वो बाध्य नहीं होता। ये आप याद रखोगे। हाँ, 1 मिनट वेट कीजिए। हाँ, तो देखिए 143 में राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सलाह मशुरा ले सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 72। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसी के अंदर आर्टिकल 72। इसमें क्या है, राष्ट्रपति की, ये याद कर लेना, एक इस पे निशान लगा देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 में। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित और मार्शल लॉ सहित सभी सजाओं को माफ कर सकता है, सभी सजाओं को माफ कर सकता है, सभी सजाओं को माफ कर सकता है। अब ये क्या है, ये देख लीजिए गौर से। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, राष्ट्रपति मृत्युदंड सहित मार्शल लॉ सभी सजाओं को माफ कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होता है देश में जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सजा को भी माफ कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा दे दे, वो भी राष्ट्रपति माफ करेगा। और मार्शल लॉ का मतलब होता है सैन्य कानून। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो आर्मी वाले होते हैं उनका अपना एक अलग न्यायालय होता है, और वहां पे अगर कोई गुनाह होता है तो उनकी स्पेसिफिक सजाएं होती हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट भी, वहां पे कोई फेरबदल नहीं कर सकता, दखलंदाजी नहीं दे सकता। लेकिन राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति होती है जो मार्शल लॉ यानी कि आर्मी के कानून के अंदर भी दखलंदाजी दे सकता है। ये बात याद रखोगे। हाँ, मैंने मौलिक अधिकारों के अंदर शायद 3 आर्टिकल आप लोगों को नहीं करवाए थे, हाँ वो ध्यान नहीं रहे। तो देखिए, जो मौलिक अधिकारों में आपके 3 आर्टिकल बनते हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 और आर्टिकल 35। ये तीनों के तीनों आर्टिकल मैं इस क्लास के एंडिंग में करवाऊंगा, इस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। तो देखिए, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये था आर्टिकल 72। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। अब देखिए, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में हमें क्या पढ़ना है। तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं, इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52। इसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 52। ये पहले भी लिखवाया था, लेकिन इसी में क्या लिखा होता है आर्टिकल 52 में, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, जो देश की तीनों सेनाएं हैं, इन तीनों सेनाओं का
सर्वोच्च सेनापति होता है। सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति वह तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मैंने ये लिखा है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और तीन सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो ये राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है। और ये बता देता हूं, किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी देश के साथ युद्ध की जो घोषणा है वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वो भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप याद रखोगे, किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये उसकी सैन्य शक्तियां हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। राष्ट्रपति की डिप्लोमेट पावर, कूटनीतिक शक्तियां, डिप्लोमेट पावर, कूटनीतिक शक्तियां। तो ये भी आप लोगों को पढ़नी है। राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में क्या आता है, तो इसमें हम पढ़ते हैं भारत का राष्ट्रपति, इसके तहत जो भारत का राष्ट्रपति है वो इसके तहत विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। 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 वह किसी भी देश के साथ संधि व समझौता राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ माने जाते हैं। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ माने जाते हैं। हस्ताक्षर के साथ माने जाते हैं, यानी पूर्ण होते हैं। तो देखिए कूटनीतिक शक्तियों में क्या लिखवाया है, राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करेगा और किसी भी देश के साथ संधि अथवा समझौता राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही पूर्ण माने जाते हैं। तो ये हमने पढ़ी है राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियां। तो ये आपको राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्तियों में याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, एक बार हमने जहां तक जो राष्ट्रपति की ये पावर पढ़ी है, एक बार इन सारी पावर को मैं एक बार दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए, मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया है राष्ट्रपति की पावर में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्ति का मतलब उसकी ऑफिशियल पावर, जो आर्टिकल 53 में पढ़ा चुका हूं। विधायी शक्तियों का मतलब है जब वो संसद में चला जाए राष्ट्रपति, उसके बाद कौन सी पावर होती हैं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ कोई विधेयक कानून बनेगा, इससे पहले नहीं बनेगा। तो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग भी माना जाता है। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 80 के तहत वह राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 85 के तहत वो 5 वर्ष पूर्व लोकसभा को भंग भी कर सकता है। इसके बाद लिखा है आर्टिकल
राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर आर्टिकल 108 के अनुसार संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। हाँ, ये ध्यान रखना, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 180 दिन का गैप होगा, इसीलिए साल के अंदर 2 सत्र बुलाना जरूरी होता है। तो कम से कम साल में कितने 2 सत्र बुलाने जरूरी हैं। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का एक कम समय के लिए कानून पारित करता है। तो देखिए, अगर संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो और लोक कल्याण के लिए कानून बनाना आवश्यक हो तो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ कानून बन जाएगा। लेकिन क्या होगा, जब वो सदन वापस आ जाए तो उसे 2/3 बहुमत से पारित करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो ये कानून अपने बनने के 6 महीने बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। तो ये भी आप इसी में याद रखोगे। इसके बाद आप याद क्या रखोगे, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। आर्टिकल 112 के तहत राष्ट्रपति की वित्तीय विवरण है। वित्तीय विवरण यानी राष्ट्रपति जो बजट होता है वो राष्ट्रपति की अनुमति से पेश किया जाता है। आर्टिकल 267 के तहत आकस्मिक निधि, कॉन्टीजेंसी फंड, यहां से पैसे निकालने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। हाँ, नोट में मैंने ये लिखवा दिया, आर्टिकल 266 संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, जहां से पैसे निकालने की शक्ति संसद के पास होती है। न्यायिक शक्तियां, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी विषय के ऊपर सलाह मशवरा मांग सकता है, किसे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 में पार्डन पावर है, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां हैं। वो किसी भी कोर्ट के द्वारा दी गई कैसी भी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है। और मार्शल लॉ यानी कि जो आर्मी वालों का अलग न्यायालय कानून होता है उसमें भी दखलंदाजी दे सकता है, उनकी सजाओं को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां। अब देखिए, राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां हैं उनको, तो राष्ट्रपति की जो सैन्य शक्तियां उनमें आर्टिकल 52 पढ़ाया है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा भी राष्ट्रपति के से होती है। कूटनीतिक शक्ति यानी डिप्लोमेटिक पावर, राष्ट्रपति विदेशों में जो राजदूतों की नियुक्ति करता है ये राष्ट्रपति की कूटनीतिक पावर है। और इसी में याद रखोगे, किसी भी देश के साथ संधि और समझौता राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ पूर्ण होते हैं। अब पढ़ते हैं आखिरी पावर राष्ट्रपति की, जिसका नाम है आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो यहां पे आप पढ़ोगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, तो ये आप याद रखोगे, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब ये आपातकालीन शक्तियां या आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो हम यहां पर इमरजेंसी को भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हम यहां पर इमरजेंसी को भी पढ़ते हैं। तो हम यहां पर इमरजेंसी को पढ़ते हैं। तो आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा आपातकाल कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, जो आपातकाल होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है। एक होता है राज्य आपातकाल, एक होता है राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, राष्ट्रपति शासन। इसी को बोला जाता है राष्ट्रपति शासन। इसी का दूसरा नाम है राष्ट्रपति शासन। और एक होता है वित्तीय आपातकाल, एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो देखिए, ये होते हैं आपातकाल 3 तरीकों के, तो आपको याद रखने पड़ेंगे। आपातकाल 3 तरीकों के होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। ये आपको याद रखने पड़ेंगे। अब देखिए, टेक्निकल इश्यू है, 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आपातकाल है, सबसे पहले मैंने लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल। तो राष्ट्रीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में गिवन है, तो आप याद रखोगे जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इनके मैं आर्टिकल लिख देता हूं। जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है ये आर्टिकल 352 में गिवन है।
ये याद रखना पड़ेगा। जो राज्य आपातकाल है ये कौन से आर्टिकल में है, 356 आर्टिकल में। और जो वित्तीय आपातकाल है ये कौन से आर्टिकल में है, 360 में। तो 352, 356, 360 तीनों आर्टिकल याद रखोगे। अब जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 तरीकों से लग सकता है, तो ध्यान रखेंगे ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल ये 3 तरीकों से लगता है। कौन से? एक तो लगता है ये युद्ध से, अगर किसी देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए या फिर कोई देश हम पर आक्रमण कर दे, तो याद रखेंगे आप, अगर कोई देश हमें बिना बताए आक्रमण कर दे या हम किसी देश के साथ युद्ध लड़ें तो भी ये होगा। और गौर करें, अगर इस प्रकार से कोई आपातकाल लगता है या युद्ध से हो या फिर वो आक्रमण से हो, तो ऐसे आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर, तो देखिए ऐसे आपातकाल में अनुच्छेद आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर 20 व 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट रद्द हो जाएंगे, फंडामेंटल राइट रद्द हो जाएंगे। FR लिख दिया है मैंने, इसका मतलब है सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। तो देखिए अगर ऐसे लगता है तो 20 व 21 आर्टिकल को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार हमारे खत्म हो जाएंगे। और ऐसा कब हुआ है, 1972 में और हम याद रखते हैं 1962 और 1971 में। तो इस प्रकार कब लगा है, 1971 और 1962 में और 1971 में, ऐसा 2 बार हो चुका है। इसके बाद एक तरीका होता है आंतरिक विद्रोह, एक तरीका होता है अगर आंतरिक विद्रोह हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए तो भी आपातकाल लग सकता है। आंतरिक विद्रोह हो तो भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी। ऐसे में क्या होता है, अगर इस प्रकार लगेगा तो याद रखेंगे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट रद्द हो जाएंगे, सारे फंडामेंटल राइट रद्द हो जाएंगे। और ऐसा एक ही बार हुआ है, कब, 1975 से 1977, 75 से 77 इंदिरा गांधी के समय में ऐसी इमरजेंसी लगी थी। तो ये आप याद रखोगे। तो देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है, इसको अब मैं बारीकी से समझाता हूँ आप लोगों को। मैंने लिखा है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इसमें क्या बताया है मैंने आपको, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति के पास जब देश में इमरजेंसी लगती है तो कौन सी पावर होती हैं। अब देखिए जो आपका आपातकाल है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में, राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में। अब देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये 3 तरीकों से लगता है, युद्ध हो जाए या कोई देश हम पे आक्रमण कर दे, ऐसे में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़ के हमारे सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। ऐसा एक बार चीन के साथ युद्ध हुआ, एक बार पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, 62 और 71 में ऐसा हो चुका है। एक हो सकता है अगर आंतरिक विद्रोह हो जाए, देश के अंदर ही गृह युद्ध हो जाए, तो ऐसे में राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। ऐसे में 19, 20, 21 3 आर्टिकल को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। और ऐसा एक बार इंदिरा गांधी के समय में हो चुका है, 1975 से 77। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, इमरजेंसी के अंदर मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का रद्द करना हमने किस देश से लिया है, आपको पढ़ा चुका हूं, जर्मनी से लिया है। अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों आपातकाल से आने वाले क्वेश्चन को एक एक करके बोर्ड पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल। अब देखिए जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, इस राष्ट्रीय आपातकाल में हमें क्या पढ़ना है, हमें यहां पे कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो हम यहां पे पढ़ते हैं 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत अंतर्गत 1978 में शब्द आंतरिक विद्रोह को हटाकर
शब्द आंतरिक विद्रोह को हटाकर, शब्द आंतरिक विद्रोह को हटाकर सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द कर दिया गया। सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द कर दिया गया। वेपन्स प्रोटेस्ट, सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द कर दिया गया। अब देखिए, ये लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल में 44वें संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, शब्द आंतरिक विद्रोह को हटा दिया संविधान से और उसके जगह पे कौन सा शब्द जोड़ दिया, सशस्त्र नामक विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा है वो कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव के आधार पर होती है। तो आप ये याद रखोगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव के आधार पर होती है। कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव के आधार पर होती है। लिखित प्रस्ताव के आधार पर होती है। अब आप ये कहोगे सर ये कैबिनेट क्या है, तो आपको बारीकी से मैं कैबिनेट के बारे में बताता हूं। तो देखिए, जब भी कोई देश की सरकार बनती है, जैसे 2019 में बनी थी, आप प्रेजेंट में लगा लीजिए अभी जो सरकार है, तो सरकार में क्या होता है, जितने भी विभाग होते हैं वो प्रधानमंत्री अकेले अपने पास नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, उन विभागों को बांट देता है स्वतंत्र प्रभार के तौर पे। कैसे, किसी को रेल मंत्री बना दिया, किसी को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बना दिया, किसी को मानव संसाधन मंत्री बना दिया, किसी को विदेश मंत्री बना दिया, किसी को गृह मंत्री बना दिया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया। इस प्रकार मंत्रियों को जो पावर दे दी जाती है उसी को बोला जाता है कैबिनेट। इन मंत्री के समूह को कैबिनेट बोला जाता है। तो जो ये आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति तभी लगा सकता है जब ये कैबिनेट लिखित प्रस्ताव देगा, तभी राष्ट्रपति क्या करेगा, नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के अधिकतम 2 माह के अंदर, हाँ ये याद रखेंगे, इस घोषणा के अधिकतम 2 माह के अंदर क्या होगा, संसद के दोनों सदनों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा। मान लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, घोषणा करने के बाद संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2/3 बहुमत से पारित करना होगा, तभी ये राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं अधिकतम राष्ट्रीय आपातकाल 3 साल तक लगाया जा सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा तो ऐसे में पूरे देश के लिए जो कानून है, ऐसे में पूरे देश के लिए कानून भारत की संसद बनाएगी। ऐसे में पूरे देश के लिए जो कानून है वो भारत की संसद बनाएगी। हाँ, एक बात और लिख देता हूँ यहीं पे नोट के अंदर, जो आपके एग्जाम में आपसे कई बार पूछ लिया गया है, आप याद रखोगे, कैबिनेट शब्द का प्रयोग कई बार पूछा जाता है, इस कैबिनेट शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो याद रखेंगे कैबिनेट शब्द का प्रयोग एकमात्र आर्टिकल 352 में हुआ है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल में। बाकी पूरे संविधान में इसका जिक्र कहीं पे भी नहीं है। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्य आपातकाल। अब देखिए, राज्य आपातकाल, ये इसी का नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन। इसी का नाम है राष्ट्रपति शासन। ये कैसे लगता है, तो गौर से देखिए, राज्य आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन, और ये किस प्रकार लगता है, तो ये समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मैं लिख देता हूं, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य सरकार किसी भी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, या राज्य सरकार संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में
तो ऐसे में राज्यपाल की रिपोर्ट पर, ऐसे में राज्यपाल की रिपोर्ट पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो गौर से सुने, किसी भी राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए या वो राज्य संवैधानिक नियमों को मानने से इनकार कर दे या उल्लंघन करने लगे, तो यहाँ पे उस राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट के ऊपर आधार पर और प्रधानमंत्री की सलाह लेकर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन यानी राज्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इसके बाद इसमें याद रखेंगे, इस दौरान राज्य विधानमंडल को भंग कर दिया जाता है। इस दौरान राज्य के विधानमंडल को भंग कर दिया जाता है, राज्य के विधानमंडल को भंग कर दिया जाता है। यानी कि राज्य में जो विधानसभा है उस विधानसभा को खत्म कर दिया जाएगा, फिर से चुनाव होंगे उसके, तो ये देखिए उसमें विधानसभा को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, जब विधानसभा खत्म होगी तो यहाँ पे मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं होगा, तो पावर किसके हाथ में होती है, तो ऐसे में पावर राष्ट्रपति की ओर से, ऐसे में जो पावर है वो राष्ट्रपति की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से राज्यपाल के पास होती है, या उसका कार्यभार राज्यपाल संभालेगा, उसका जो कार्यभार है वो राज्यपाल संभालेगा। तो देखिए फिर से बताता हूं मैं आपको, राज्य आपातकाल क्या है, किसी भी राज्य का प्रशासनिक तंत्र विफल हो जाए, राज्य सरकार संवैधानिक नियमों का उल्लंघन करे, तो ऐसे में राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री की सलाह पे उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ऐसे में उस राज्य का विधानमंडल भंग कर दिया जाएगा और उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति की तरफ से राज्यपाल वहां का कार्यभार भी संभालेगा। अब यहां से आने वाले क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, जो आपके एग्जाम में यहां से आने वाले क्वेश्चन हैं वो देखिए। तो देखिए यहां से आने वाले क्वेश्चन में हम लिखते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कहां लगा था। तो आपसे पूछा जाता है सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था, पंजाब में लगा था। और ये कब से कब लगा था, 1951 से 52। तो आप याद रखोगे सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 से 52। इसको 1951 की बजाय इसको 1950 से 51 कर लीजिए, 1950 से 51 में। इसके बाद आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, सर्वाधिक लंबे समय तक आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, तो सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन J&K में लगा था, जम्मू कश्मीर में लगा था। देखिए सर्वाधिक लंबे समय तक जो राष्ट्रपति शासन है वो J&K में लगा था। कब से कब तक, 1990 से 1996 तक। तो याद रखेंगे 1990 से लेके 1996 तक। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, तो आप याद रखोगे सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन है ये कहाँ लगा है, मणिपुर में, ये लगा है मणिपुर में लगभग 11 बार, ये लगा है मणिपुर में लगभग 11 बार। तो देखिए ये था, मैंने लिखा सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा है, सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा और सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है, मणिपुर में। तो ये सारी बातें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। अब पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में, अब पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। वित्तीय आपातकाल, अब पढ़ते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो देखिए वित्तीय आपातकाल में हम ये पढ़ते हैं जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए, तो हम यहाँ पे पढ़ते हैं
जब जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए, जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए तो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ, राष्ट्रपति की घोषणा के साथ वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो याद रखेंगे, जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए तो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ ये वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और जब तक राष्ट्रपति वापस ना ले, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, जब तक राष्ट्रपति वापस ना ले तब तक लगा रहेगा, वापस ना ले तब तक लगा रहेगा। तो याद रखेंगे, जब तक राष्ट्रपति वापस ना ले तब तक ये राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। इसमें हाँ एक चीज और याद रखनी है, वित्तीय आपातकाल के दौरान सभी पदों का वेतन कम किया जा सकता है। सभी पदों का वेतन, सबकी जो सैलरी है वो सैलरी कम की जा सकती है। हाँ ये भी बता देता हूं आप लोगों को, हाँ यह अब तक नहीं लगा है, बस ये याद रख लेना, आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यह अब तक नहीं लगा है, यह अब तक नहीं लगा है। अब देखिए ये वित्तीय आपातकाल क्या है, अच्छे से समझाता हूं आप लोगों को। वित्तीय आपातकाल, जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए, मान लीजिए जब देश का वित्तीय ढांचा विफल हो जाए तो राष्ट्रपति की घोषणा के साथ वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, और जब तक राष्ट्रपति इसे वापस ना ले जब तक ये लगा रहेगा। और बता दूं, जब ये वित्तीय आपातकाल लगेगा तो भारत में जितने भी पद हैं राष्ट्रपति को छोड़ के सबका वेतन कम किया जा सकता है। इसमें यह भी आपको याद रखना पड़ेगा यह अब तक भारत में नहीं लगा है। तो ये था आपका पूरा का पूरा आपातकाल। आपातकाल से आने वाले सारे क्वेश्चन और राष्ट्रपति की पावर से आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अब देखिए मैं आप लोगों को कुछ बचा हुआ टॉपिक है वो करवा देता हूं। जब मैंने आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए थे तो मौलिक अधिकार में हमने लास्ट ग्रुप पढ़ा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, और उसकी 5 रिट पढ़ी थी आपने। लेकिन उसके बाद हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 को शुरू कर दिया। आर्टिकल 33, आर्टिकल 34, आर्टिकल 35, ये 3 आर्टिकल बचते हैं। तो इन 3 आर्टिकल को अब मैं फिर से करवा रहा हूं, तो देख लीजिए। तो उन 3 आर्टिकल को फिर से कर लेते हैं। देखिए तो हम यहां पे वो 3 आर्टिकल फिर से कर रहे हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, हम मौलिक अधिकार के 3 आर्टिकल पढ़ रहे हैं। हम यहां पर मौलिक अधिकार के, हम यहां पर उन मौलिक अधिकार के वो 3 आर्टिकल पढ़ रहे हैं जो हमने बीच में छोड़ दिए थे, गलती से हमसे रह गए थे। तो देखिए वो 3 आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 33 था। आर्टिकल 33 क्या कहता है, सैन्य एवं पुलिस सेवा में काम कर रहे, सैन्य एवं पुलिस सेवा में काम कर रहे सभी लोगों के मौलिक अधिकारों पर, सभी लोगों के मौलिक अधिकारों पर बैन होगा। सभी लोगों के मौलिक अधिकार रद्द होंगे, सभी लोगों के मौलिक अधिकार रद्द होंगे। इसका मतलब ये है जो व्यक्ति पुलिस और सैन्य में काम करता है, जब तक वो ऑन ड्यूटी रहता है तब तक उसके मौलिक अधिकार खत्म होते हैं, वो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, याद रखेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 34, आर्टिकल 34। तो आर्टिकल 34 में देखिए क्या लिखा है, इसमें सैन्य कानून की बात कही गई है, इसमें सैन्य कानून की बात कही गई है, सैन्य कानून का उल्लेख है।
अब आप ये कहोगे सर ये सैन्य कानून क्या है, तो मैं लास्ट में लिख देता हूं मार्शल लॉ। मार्शल लॉ को ही सैन्य कानून कहा जाता है। तो हम पढ़ते हैं मार्शल लॉ को सैन्य कानून बोला जाता है। इसको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, जब आप आर्मी में लगते हो या फिर जो हमारे देश की आर्मी है, हमारे देश की जो फौज है, आर्मी के अंदर उनका एक अलग न्यायालय होता है, उनका एक अलग कोर्ट होता है, उनके अलग कानून होते हैं। देखिए, जब कोई आर्मी का जवान किसी का मर्डर कर दे गलती से, तो भारत का कोई भी पुलिस स्टेशन उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता, भारत का सुप्रीम कोर्ट तक उसको कोई सजा नहीं दे सकता। उसको सजा देने का हक किसका है? आर्मी न्यायालय का। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जो आर्मी न्यायालय है, आर्मी न्यायालय अपना एक अलग न्यायालय रखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट भी उसके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उसी का जिक्र है आर्टिकल 34 में, और यही मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था। राष्ट्रपति एक देश का ऐसा व्यक्ति है जो इस आर्मी न्यायालय के अंदर, इस मार्शल लॉ के अंदर दखल अंदाजी दे सकता है। यहां पे भी किसी को सजा सुनाई गई, उसको माफ कर सकता है राष्ट्रपति। और देखिए, यहां पे सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। ये मैं आपको राष्ट्रपति में पढ़ा चुका हूं। इसके बाद देखिए आर्टिकल 35। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 में क्या है? मौलिक अधिकारों से संबंधित सारे कानून, मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित, मौलिक अधिकारों से संबंधित सभी कानून संसद के पास होंगे, संसद के पास होंगे। अब देखिए, इसमें यह लिखा है मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जितने भी कानून हैं वो सारे के सारे भारत की संसद के पास होंगे। तो ये वो 3 आर्टिकल थे जो बचे हुए थे, गलती से बच गए थे, मुझे अब याद आ गया था एकदम से, तो वो तीनों के तीनों मैंने यहां पर आपको पूरे करवा दिए हैं। अब देखिए, इन तीनों को एक बार फिर से समझाता हूं। आर्टिकल 33 में यह लिखा है सैन्य और पुलिस क्षेत्र में जो व्यक्ति काम करते हैं उनके मौलिक अधिकारों पर बैन होगा। क्यों? क्योंकि ऑन ड्यूटी उनसे कोई भी खतरे का काम करवाया जा सकता है, स्ट्राइक पे भेजा जा सकता है, तो वो कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। जब तक वो ऑन ड्यूटी होंगे, उन पे वर्दी होगी, तब तक उनके मौलिक अधिकारों पर बैन रहेगा। इसके बाद लिखा आर्टिकल 34, इसमें क्या लिखा है? इसमें सैन्य कानून का उल्लेख है, मार्शल लॉ यानी आर्मी वालों का अलग न्यायालय, अलग जो कानून है वो आर्टिकल 34 में रख दिए गए हैं। उसमें देश के सुप्रीम कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। आर्टिकल 35 ये कहता है मौलिक अधिकारों से संबंधित जितने भी कानून हैं वो किसके पास होंगे? भारत की संसद के पास होंगे वो सारे के सारे कानून। अब मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने राष्ट्रपति की पार्डन पावर करवाई थी, समाधान की शक्तियां। तो राष्ट्रपति एक ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट की सजा को भी माफ कर सकता है, और आर्मी वाले न्यायालय में जो सजा मिलती है उस सजा को भी माफ कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। तो हमने राष्ट्रपति की सारी पावर पढ़ ली हैं, हमने पूरे के पूरे राष्ट्रपति से आने वाले सारे आर्टिकल पढ़ लिए, राष्ट्रपति की सारी हमने पावर पढ़ चुके हैं। अब हमारे जो बचे हुए हैं प्रेसिडेंट में, तो हमारे बचे हुए हैं सिर्फ प्रेसिडेंट पढ़ने, यानी आप लोगों के बचे हुए हैं पहले राष्ट्रपति से लेके अंतिम राष्ट्रपति तक सभी राष्ट्रपति के नाम, और वो कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताओं के अकॉर्डिंग वो पूछे जाते हैं, विद उनके कार्यकाल के साथ में पढ़ना बाकी है, जो हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों की आने वाली क्लास के अंदर। तो ये जो क्लास थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ लेना। इस क्लास में हमने सारी की सारी पावर पढ़ी है, ठीक है। तो बाकी जो आने वाले जो राष्ट्रपति होगी वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। आपको एक बात और बता देता हूं मैं एचएसएससी के सारे स्टूडेंट को, आप ये कहते हो सर आर्टिकल, मैं बार बार बता चुका हूं, अब तक जितने आर्टिकल आ चुके हैं बस आप उन्हीं आर्टिकल को पढ़ लीजिए। 95% आपके एग्जाम के आर्टिकल बस इसी क्लास तक आने हैं। इसके बाद जितनी जो क्लास होंगी वहां से मान लीजिए ना के बराबर आर्टिकल आएंगे। और ये भी बता देता हूं, अगर आपको एक कम समय में इंडियन पॉलिटी तैयार करनी है एचएसएससी लेवल की, तो आप राष्ट्रपति जहां पे मैं खत्म करूं, या फिर सॉरी संघ सरकार जहां पे मैं खत्म करूं, यानी सुप्रीम कोर्ट जहां पे खत्म करूं, वहां तक की पॉलिटी को पढ़ लेना। 99% जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो सिर्फ वहीं तक बनते हैं, उसके बाद की पॉलिटी से 1% चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो शुरुआत से लेके जो सुप्रीम कोर्ट तक की क्लास है वहां तक आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। तो देखिए, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मिलते हैं आप लोगों की अगली क्लास में। आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट को। तो जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लीजिए।